हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 11 जनवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर जो दायरा है उनका निर्वाचन का वो बढ़ गया है। अभी तक परंपरा ये रही थी कि अगर कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटता है तो जो निर्वाचन आयोग का सबसे वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पे हो जाता है। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को लेकर जो नियुक्ति या जो है संशोधन अधिनियम 2023 है, उसके तहत अब इसमें बाहर से भी लोग आ सकते हैं और इस पूरे मुद्दे को समझेंगे कि क्यों ऐसा किया गया है, क्या प्रावधान रहे हैं और भी क्या चीज़ें रहेंगी, उससे समझेंगे। दूसरा मुद्दा है कि 2024 जो वर्ष बीता है उसको लेकर WMO ने करीब 6 डेटा सेट के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि 2024 जो है अब तक के इतिहास का सबसे गर्म साल रहा है। साथ ही साथ लगभग जब सभी में तो नहीं लेकिन 6 का जब माध्य लिया जा रहा है तो 2024 में जो तापमान है, औसत तापमान है, वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और ये 1.5 डिग्री सेल्सियस पेरिस एग्रीमेंट के तहत तय रेखा था कि तापमान को इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो समझेंगे क्या मुद्दा है, कैसे है। तीसरा समाचार है कि अमेरिका की न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने ट्रंप को एक हश मनी के मामले में अनकंडीशनल डिस्चार्ज जो है के रूप अनकंडीशनल डिस्चार्ज के साथ कन्विक्ट किया है। यानी वो सजा के दोषी तो वो ठहराए गए हैं, कन्विक्टेड तो किए गए हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की सजा नहीं दी गई है। बिना शर्त वो सजा से वो बरी है, उन पर कोई जुर्माना, कोई सजा नहीं है, लेकिन उनको अपराधी के रूप में वो इतिहास में दर्ज हो जाता है और 20 जनवरी के बाद जब वो शपथ लेंगे तो वो पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति रहेंगे जो कहीं ना कहीं कन्विक्टेड है और ये कहीं ना कहीं ये उनके लिए चिंता का विषय है, उनके सामाजिक उसको लेकर। तो आइए पूरे मुद्दे को समझते हैं। पहले देखते हैं चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया का दायरा व्यापक हुआ है। देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 324 जो है वह एक निर्वाचन आयोग की बात करता है, जो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों में जहाँ जहाँ पे है विधान परिषदों के निर्वाचन और उनके सामान्य पर्यवेक्षण करने की जो है शक्ति निर्वाचन आयोग को देती है। निर्वाचन आयोग की जो सदस्य संख्या है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता रहा है। अभी जो है संसद के अभी जो है उसमें 3 सदस्य ही हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में ही उसी विधान में लिखा है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन। तो 2023 के पहले तक संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया था, तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती, अर्थात सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की सलाह पे निर्वाचन आयुक्तों और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2015 में या 2022 में केस गया था और संविधान पीठ ने एक कहा था कि ये कहीं ना कहीं जो संविधान कहना चाहता है कि संसद कानून बनाए, सिर्फ कार्यपालिका पर न छोड़े, तो उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था की थी कि एक 3 सदस्यीय समिति बनाई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या उनके नहीं रहने पर जो लोकसभा में सबसे बड़े विरोधी दल का नेता होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति कर रही थी। हालांकि ये भी कहा गया था कि संसद कानून बना के इसे बदल सकती है और संसद ने अपने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए वर्ष 2023 के लास्ट में एक कानून लाके जो है उसको एक नया जो है व्यवस्था की, जिसमें चयन समिति और सिलेक्शन कमेटी जो है दोनों बनाई है। एक जो है सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष उसमें शामिल हैं। हालांकि उसमें न्यायाधीशों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दिया गया है। तो ऐसे में अब उसमें एक प्रावधान और है कि अब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति होगी, उनकी नियुक्ति चयन समिति के 5 विधि मंत्री की अध्यक्षता वाली एक कहते हैं कि एक सिक्योर कमेटी द्वारा जो है वो 5 नामों को ले जाया जाएगा, उनमें से या उससे बाहर से उनके द्वारा चुना जाएगा। तो ऐसे में जो परंपरा चलती आ रही थी उसके बदलने की संभावना है। तो आइए इसको पूरा हम देखते हैं क्या मामला है। देखिए, परंपरागत रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त CEC जिसे कहते हैं, उसका उत्तराधिकारी अगला सबसे वरिष्ठ जो है चुनाव आयुक्त होता है।
अब इसमें पीछे की तस्वीर में देखेंगे तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पे हैं। तो अगर अभी तक ये नियम अधिनियम नहीं आया होता तो इनके बाद ये बन जाते और फिर एक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती। लेकिन चूंकि अब नियम बदल गया है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें पदावती अधिनियम 2023 के अनुसार इसके चयन के दायरे व्यापक हो गए हैं। और जो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सीईसी हैं, वो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। तो उसके पहले जो है अब कहीं न कहीं एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी और उसके लिए जो है विधि मंत्री की अध्यक्षता में एक सेलेक्टिंग कमेटी होगी। सेलेक्टिंग कमेटी होगी जो विभिन्न नामों को चुनेगी और ये जो नाम चुनने जाने की बात है वो भारत सरकार के सचिव लेवल के अधिकारी होना चाहिए। उन्हीं में से जो है इनके एक 5 लोगों की नामों का चयन किया जाएगा। उसमें से जो निर्वाचन आयुक्त हैं इन दोनों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि रहना भी चाहिए, नहीं भी रह सकते हैं, रह भी सकते हैं। और इसके बाद एक अपॉइंटमेंट कमेटी है बनेगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे और एक नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। उनके द्वारा इन नामों में से या इसके बाहर से किसी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त चयनित किया जाएगा। तो ऐसे में ये दायरा काफी विस्तार हो गया है और ऐसा क्यों हुआ है इसको जरा समझें। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चयन प्रक्रिया का दायरा व्यापक कैसे हुआ है। तो देखिए, वर्तमान में चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिनकी तस्वीर हमने दिखाई थी, इधर खड़े थे, अभी भी दावेदारी में हो सकते हैं। लेकिन नए कानून के अनुसार विधि मंत्रालय चयन समिति के लिए 5 नामों का एक पैनल तैयार करने के लिए विधि मंत्री की अध्यक्षता में खोज समिति, सर्च कमेटी का गठन करेगी और उसके बाद प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति उन नामों में से चयन कर सकती है जो या बाहर से भी किसी अन्य व्यक्ति का भी विचार कर सकती है। तो ये व्यवस्था किया गया है। तो इसमें जो व्यवस्था किया गया है, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति की शर्तें अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अनुसार। तो देखिए, इसमें ये कहता है, ये नियम जो है भारत के जो 324 में कहा था कि संसद कानून बनाएगी, तो संसद उसी अपनी कानून बनाने की शक्ति के तहत उसने कानून बनाया है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात है, कैसे नियुक्ति होगी, उनका वेतन, उनकी सेवा शर्तें और उनके निष्कासन जैसे पहलू के लिए ये पूरा बना है। जहाँ तक नियुक्ति की बात है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक अपॉइंटमेंट कमेटी या सेलेक्ट कमेटी कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री रहते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहते हैं और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे कि अभी ये समिति जो बनेगी तो उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके द्वारा कोई मंत्री, यानी आमतौर पर जो है गृह मंत्री को ही रखा जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। पिछली बार जब नियुक्ति किया गया था तो इसी अधिनियम के तहत तो गृह मंत्री थे और नेता प्रतिपक्ष यानी इस समय राहुल गांधी जी हैं, वो इसमें शामिल रहेंगे। और कानून की इनके लिए जो नाम, ये 5 नामों का एक इनके लिए सामने पैनल जाएगा, उसी में से इनको चुनना रहता है और उस पैनल उसी में से या उससे बाहर भी ये चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन पैनल इनको दिया जाता है इनके चुनने की आसानी के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उससे बाहर के नहीं चुन सकते हैं, उससे बाहर के भी चुन सकते हैं। बस यही है कि वो भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होना चाहिए। कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति है जो चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी, जिसमें पात्रता मानदंड के साथ साथ उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष, सचिव नहीं, सचिव के समकक्ष यानी उनके ऑफिशियल, उनके समकक्ष जो बहुत सारे पद है उसमें से भी कोई हो सकता है। यानी जरूरी नहीं कि अब केवल आईएएस ही हो सकते हैं। सचिव के समकक्ष सीबीआई के डायरेक्टर भी होते हैं, राग के भी डायरेक्टर होते हैं, कई सारे जैसे फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं वो तो होते ही हैं, कई सारे एम्बेसडर जो होते हैं वो भी इसके समकक्ष होते हैं। तो ऐसे में अब ये दायरा थोड़ा सा और भी विस्तारित हो गया है, जो पहले ट्रेडिशनल रूप से आईएएस तक ही सीमित थी। इसमें क्यों परिवर्तन लाया गया है, तो देखिए इस परिवर्तन के पीछे जो वजह है, सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था। सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है कुछ याचिकाएं थी, उन याचिकाओं में ये कहा गया था कि केंद्र सरकार की जो विशेष शक्तियां हैं निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने की, उसको चैलेंज किया गया था और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान संस्थापकों ने कभी भी निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका को विशेष नियुक्ति शक्तियां देने का इरादा नहीं किया था। उनका मानना यह था कि जो 324 का स्टेटमेंट है, भाषा भी देखेंगे, उसमें यह है कि
राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार। तो अगर वो चाहते कि राष्ट्रपति ही करता तो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की मंशा क्यों रखी गई थी। तो ऐसे में ये भी है शक्ति पृथक्करण है, और चूंकि सरकार से निर्वाचन आयोग से ही की पूरी प्रक्रिया, निर्वाचन की जो प्रक्रिया जो है वो सरकार चुनने में होती है, चुनाव में होती है, तो ऐसे में उसको स्वतंत्रता देने के लिए निश्चित रूप से इन लोगों ने कहा कि कुछ उसका व्यापक उद्देश्य रहा होगा, इसीलिए सिर्फ सरकार के पास उसमें नहीं रखा गया। ऐसे में उन्होंने कहा कि इसके लिए एक प्रक्रिया स्थापित की गई, और देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 141 के तहत एक असाधारण शक्ति है कि अगर वो जरूर उसको कंप्लीट जस्टिस करने की स्थिति अगर उसको आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मामला गया था, जैसे यही मामला गया था। अब ये मामला ये गया था कि सुप्रीम जो है वो कह रहा है कि संसद जो है कानून बना, जो है संसद राष्ट्रपति करेगा संसद के कानून के अधीन। अब संसद कानून नहीं बना रहा था तो राष्ट्रपति अपने स्वयं से या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता रहा था। तो अब ऐसे में कोई कानून नहीं होने के पास ये कोई न्यायपूर्ण तो है नहीं। अब मांग की गई थी कि भाई इसकी व्याख्या करिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार है आर्टिकल 141 के तहत कि वो शॉर्ट टर्म के रूप में, यानी वो विशेष अधिकार है, वो असाधारण अधिकार है उसका। आप उसमें कई बार ये व्याख्या भी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की वो अधिकार कहीं किसी भी तरीके से संसद के विधान बनाने की अधिकारता के साथ वो संलखित जो है उसके कॉन्ट्रास्ट नहीं, बस उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसे में संसद का कानून था नहीं, संसद को वो कानून बनाने के लिए कह नहीं सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक कानून, अपना एक निर्णय दे दिया जो जब तक संसद कानून नहीं बना देती तब तक वो उस कानून के प्रभाव में रहेगा। तो उन्होंने बनाया, एक समिति बनाई जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत के नेता प्रतिपक्ष या लोकसभा के जो सबसे विरोधी दल के नेता हों और भारत के मुख्य न्यायाधीश उसमें शामिल थे। और ये भी कहा साथ साथ कि सरकार चाहे, संसद चाहे कि ये तब तक रहेगा जब तक संसद कोई कानून नहीं बना सकती है। फिर उसके निर्णय के अधीन जो है संसद ने अपना जो है कानून बना दिया, और कानून बना के उन्होंने एक चयन समिति से उनको न्यायाधीश को बाहर निकाल दिया। ये बात पर जब चर्चा हो रही थी तो सरकार का पक्ष था, विधि मंत्री का पक्ष था, और लोगों ने का पक्ष मेन यही था कि न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को क्यों बाहर निकाला गया। तो उनका कहना था कि देखिए लोकतंत्र में कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया होती है तो वो विवादित हो सकती है। अब जैसे कोई चयन किया गया, किसी को लगा कि उसका चयन नहीं हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है या चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी है, तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कहेगा कि भाई ये चयन प्रक्रिया गलत नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी। लेकिन अगर उस चयन प्रक्रिया में भारत का मुख्य न्यायाधीश स्वतः शामिल रहेगा तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं टकराहट का एक मुद्दा आता है। तो इसलिए जो है उसमें नेता प्रतिपक्ष को करके एक राजनीतिक प्रक्रिया के अनुसार दोनों दलों को, यानी सरकार और प्रतिपक्ष दोनों को महत्व देते हुए एक चीज़ें किया गया है। ऑब्वियस है बहुमत को रखा गया, तो बहुमत तो सरकार का वैसे भी रहता है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को निकाल दिया गया। हालांकि उसको उस दोनों निर्णयों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पर निर्णय भी लेगी। ठीक है, तो क्या मामला रहा, कैसे रहा, इसमें सब लिखा हुआ है। क्या मैंने सारी चीज़ें बताई दी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। भारत का निर्वाचन आयोग देखिए एक संवैधानिक निकाय है। 324 के तहत यह देश में संसद, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने और उसके विनियमन से संबंधित होता है। इसके 3 सदस्य हैं, निर्णय बहुमत से किए जाते हैं। अगला जो हमारा स्टेटमेंट, हमारा जो न्यूज है वो ये है कि वर्ष 2000 साल, जो पिछला साल गुजरा है, वह अब तक के इतिहास में सबसे गर्म साल रहा है। जब से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब से वो 2024 सबसे गर्म साल रहा है। 2023 भी गर्म था, तो 2023 को उसने पीछे छोड़ते हुए 2024 सबसे गर्म साल हो गया है। और WMO का ही ये रिपोर्ट है, और WMO ने ये देखा है कि ये आंकड़े वो 6 डेटा सेट, 6 तरह के जो आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं, और भी है, लेकिन 6 आंकड़ों का प्रयोग जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया गया है, जिसमें एक कॉपरनिकस संस्था है यूरोपीय एजेंसी के, यूरोपियन आयोग की, उसमें और भी सारे डेटा का प्रयोग करके इसने अनुमान लगाया है कि 2024 में जो है औसत तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, यानी 1850 से 1900 के बीच का जो दौर है, यानी उससे 1.5 डिग्री से ज़्यादा रहा है, 1.54 रहा है, और कॉपरनिकस का कहना है कि 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। और कहीं ना कहीं
देखा जाए तो ये पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था, WMO ने पहले ही कह दिया था कि ये दशक में 2027 तक एक बार तापमान जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाएगा, तो वो क्रॉस ही कर गया है। हालांकि इसको लेकर जो वैज्ञानिक विशेषज्ञों का कहना है, कोपरनिकस का कहना है कि 1-2 साल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, जब तक कि कई दशक तक 2-3 दशक तक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के औसत से ऊपर न हो, तब तक कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। जहां तक 25 की बात है, ऐसा कोई लक्षण नहीं आता है कि 25 भी 23-24 की तरह ही गर्म रहेगा। हालांकि गर्म रहेगा, वो भी औसत में तापमान ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जरूर उसमें जो लक्षण दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कि 23-24 से वो कम ही रहने की संभावना है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं इस पूरे मुद्दे को। देखिए, ये कोपरनिकस का मंथली ग्लोबल टेम्परेचर है, जिसमें देखिए ये नीचे वाला है 2023 का, इसमें ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का ये टारगेट है। 2023 में शुरुआत में जनवरी से लेके आप देखिए तो जून तक जो है टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे था। इसके बाद ये टेम्परेचर बढ़ा है और ऊपर निकला है 2023 में। 2024 में ये टेम्परेचर हमेशा औसत रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहा है। यानी कोपरनिकस का कहना है कि ये पहला साल है जिसमें एक हर महीने का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है, जबकि 23 में जो है नीचे भी रहा है, ऊपर भी रहा है। जुलाई में वो क्रॉस किया था, ऊपर हुआ था। और इस तरह से देखा जाए तो ये एक मुद्दा है। और देखिए, WMO ने 10 जनवरी को कहा कि वर्ष 2024 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के निशान को पार करने वाला पहला वर्ष बन गया है। यूरोपीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा संचालित कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा आंकड़ों के अनुसार 2024 में पृथ्वी की सतह का वार्षिक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक समय से 1.6 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। इसी तरह के 5 और डेटा सेट का ये प्रयोग किए थे और उसका अनुमान लगा के WMO ने ये कहा। देखिए, WMO का ये है कि 70 से लेकर 2024 तक के लिए अगर आंकड़ा देखा जाए तो 2016 में टेम्परेचर जो है 1.25 डिग्री सेल्सियस की सीमा से ऊपर गया था, और ये पहला है जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के ऊपर गया है। देखिए, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा जो बड़ा मोटा वाला है उससे ऊपर गया है। 2024 भी इससे कम ही था। हालांकि सबसे गर्म साल 2024 था, उसके पहले जो है गर्म साल 16 था जो है, लेकिन ये बताता है कि 24 ये वो जो परफेक्टली जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा से ऊपर गया है। और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या मतलब है 1.5 डिग्री सेल्सियस जलवायु सीमा की, तो देखिए, पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में ये कहा गया कि दुनिया का लक्ष्य यह है कि हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम बढ़ने से रोके, नहीं तो 2 डिग्री सेल्सियस के बाद परिस्थितियां इतनी भयानक हो जाएंगी जबकि बदला नहीं जा सकता है। हालांकि हमारा ध्यान 1.5 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से हम रोके रह गए तो फिर हम जलवायु परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उससे काफी हद तक हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसके जोखिम और उसके प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो 2 डिग्री सेल्सियस रखा गया था और ये तक यह लक्ष्य रखा गया था कि हमें कोशिश करना चाहिए कि 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि इसके जोखिम और प्रभाव को काफी हद तक कम कर ले। लेकिन अब प्रश्न है कि अब तो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है क्रॉस कर गया है, अब क्या होगा? अब कहीं आपदा तूफानी? देखिए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 1.5 डिग्री सेल्सियस पार कर जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो 1.5 डिग्री की जलवायु लिमिट तय की गई है टेम्परेचर की, ये कोई सैद्धांतिक आधार पे नहीं है। ये कुछ लोग तो कहते हैं कि ये मनमानी है, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में 1.5 डिग्री बढ़ने के बाद कुछ भी नया नहीं होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ा है वैसे ही बढ़ेगा, जो चीजें हो रही है वो होंगी, और केवल यही कहता है कि ये गर्मी बढ़ने के साथ जलवायु प्रभाव अधिक गंभीर और लगातार होने की उम्मीद हो जाएगी। ऐसे में वर्ष 2024 के उल्लंघन का मतलब ये नहीं है कि 1.5 डिग्री का लक्ष्य खत्म हो गया है, अभी भी बना है, क्योंकि जो 2015 का पेरिस का लक्ष्य कहता है वो दीर्घकाल के लिए कहता है। 2-3 दशक तक के लिए अगर लगातार बढ़ा रहता है तब वो वास्तव में चिंताजनक है। 1-2 साल और महीने 2 महीने में कोई समस्या आती नहीं है। अब जैसे अभी 24 में हो रहा है, 25 में उम्मीद है कि वो कम हो जाएगा, तो इससे कोई बहुत समस्या आने वाली नहीं। हाँ, गर्मी जब बढ़ी है तो गर्मी हमें लगी, और हमें लगा है पिछले साल सबसे ज्यादा गर्म था।
और ये देखिए यूरोपीय जो संस्था है उसका कहना है 1 या 2 साल में अगर तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि पेरिस समझौते का उल्लंघन हुआ है। वर्तमान में तापमान की वृद्धि दर प्रति दशक 0.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, यानी औसत रूप से तापमान वृद्धि अधिक है और 2030 के दशक के भीतर पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री लक्ष्य का उल्लंघन होने की संभावना बहुत अधिक है। बस इतना यही किया है। और WMO तो पिछले 2 वर्षों से कह रहा है कि 2027 से पहले एक बार 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तो बढ़ गया, तो इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। और इससे कोई ऐसा भी नहीं हो कि बहुत आपदा आएगी जिससे लोग जल्दी जल्दी कटौती करके उत्सर्जन करके लक्ष्य को पूरा कर सके। और जिस तरह से दुनिया अभी उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य पर बढ़ रही है उस तरह से 2030 तक तो जो टेम्परेचर का लक्ष्य है उसमें कटौती संभव नहीं हो सकती है, ये बात कहा जा रहा है। और ऐसे में इस डेटा का कोई जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने का कोई प्रभाव होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। अब प्रश्न है कि इसमें क्या कारण रहे हैं 2023-24। इसके पहले 2016 सबसे गर्म साल रहा था, तो 16 में तो गर्म रहा था, उसके पीछे स्पष्ट कारण था कि अल नीनो का प्रभाव था। अल नीनो आप पता ही है कि वेस्टर्न प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो है भूमध्य के पास जो है, चिली तट के पास जो है तापमान का गर्म होना है, एबनॉर्मल गर्म होना है। एल्सो में एबनॉर्मल गर्म होने की प्रक्रिया है जिसके कारण उसका पूरे दुनिया पर प्रभाव पड़ता है जलवायु पर। तो वो चीज़ें देखी गई थी। लेकिन 2023-24 लगातार 2 साल रहे हैं जिसमें से देखिए 2023 में 1.45 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था औसत से, और 2024 में तो वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। क्यों ऐसा रहा? तो उसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं उसमें ये है कि जैसे यूरोपीय संस्था कहती है कि इसके कुछ कारण हैं, हालांकि अभी भी अध्ययन चल रहा है। इसके जैसे कुछ कारण है कि अभी भी कई सागरों में, कई महासागरों में एल नीनो की घटना का प्रभाव देखा गया था, तो थोड़ा बहुत उसका प्रभाव रहा होगा। दूसरा है कि वर्ष 2022 जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा के पास पानी के अंदर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। उसके कारण भी वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ न कुछ जो है जलवायु बढ़ने का, तापमान बढ़ने में उसमें योगदान रहा था 23 में भी और 24 में भी। एक और कारण बता रहे हैं वैज्ञानिक, वो ये है कि जैसे पहले जब वो कहते हैं ना कि वायुमंडल में जो है पानी के नीचे शिपिंग लाइन चलती थी, उसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड निकलता था और वो सल्फर डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं वायुमंडल में जाके सोलर रेडिएशन को आने से रोकने का काम करता था, वो वापस भेज देता था। अभी उसमें कमी आई है, सल्फर डाइऑक्साइड के रेडिएशन जो है विकिरण में कमी आई है, जिसके कारण सूर्य का विकिरण ज़्यादा आ रहा है। तो एक कारण ये भी है कि अगर उत्सर्जन सल्फर डाइऑक्साइड का कम हुआ तो खुशी मनानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके विकिरण के प्रभाव को रोकने के कारण जो है अब ज़्यादा आने के कारण जो है ये भी महसूस किया जा रहा है। और एक चीज़ और महसूस किया जा रहा है, वो ये है कि अभी जो असमान गर्मी है वो एक सोलर चक्र होता है 11 वर्ष का, उसमें चक्र दौरान सौर अपने अधिकतम चरण के उसमें है, जिसके कारण माना जा रहा है कि कुछ गर्मी हो सकती है। लेकिन ये सारे अनुमान हैं, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या ही इसके बारे में सही कारण है। ठीक है, 25 और उसके बाद की स्थिति क्या होगी? देखिए 23-24 की स्थिति गर्म था, तो ऐसा नहीं कि 25 भी गर्म होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कई लोगों का अनुमान है कि 25 जो है 23-24 के अपेक्षा कम गर्म रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ठंडा रहेगा, लेकिन कम गर्म रहेगा क्योंकि परिस्थितियां वैसी बता रही हैं। लेकिन फिर भी यह है कि तापमान 1 से 1.1 से 1.4 डिग्री सेल्सियस का जो इस दशक की सीमा है उसी के आसपास रहेगा। हालांकि 2028 तक 5 साल के औसत में तापमान 1.5 डिग्री सीमा को पार करने की 50% संभावना है, और 2028 के पहले यानी 25 से लेकर 28 4 साल में एक बार और भी ऐसा संभावना हो सकता है कि तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, यानी कि 28 तक एक वर्ष और मिल सकता है जो इन अब तक सबसे गर्म रहे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने बिना शर्त के रिहाई की सजा सुनाई है। डोनाल्ड ट्रंप पे जो है न्यूयॉर्क की कोर्ट में करीब 33-34 मामले चल रहे थे, हालांकि उसमें से कई सारे मामले में उनको बरी कर दिया, जैसे वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना शुरू किए, फिर चयन उनका हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी सारा कर दिया था। एक मामला ये था कि इसमें वहाँ की हस मनी मामला था, इन पर हस मनी मतलब चुप कराने के लिए किसी को,
कोई कोई राज में सामने आ जाए उसके लिए इन्होंने पैसा दिया था, और ये था कि उसके लिए इन्होंने अपने बिजनेस में इन्होंने कुछ छेड़छाड़ की थी। इसको लेकर इन पर आरोप था, 2016 के पहले का आरोप था, न्यूयॉर्क कोर्ट में था। काफ़ी चर्चित है कि वो डेमोक्रेट्स पूरा वहाँ पे हावी हैं, चाहे अदानी का मामला हो चाहे ट्रम्प का मामला हो, यानी डेमोक्रेट या जॉर्ज सोरोस सब वो जुड़े हुए हैं। पहले कंप्लीट बता देता हूँ। तो वहाँ पे एक जूरी ने इनको कन्विक्ट तो किया था, लेकिन उसमें सज़ा का निर्धारण क्या हो इसको लेकर जो है मामला था, और अंततः जो है वहाँ के जज ने ये सज़ा सुनाई कि ये कन्विक्टेड तो हैं, लेकिन इन्हें कोई जो है कोई बिना कंडीशन के इन्हें मुक्त कर दिया जा रहा है, यानी कोई न कोई कारावास है न कोई दंड जुर्माना है, लेकिन ये कन्विक्टेड हैं, ये दोषी। इनके यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये पहले राष्ट्रपति होंगे जो कन्विक्टेड हैं। ठीक है। अब हालांकि इसकी अपील की जा सकती है, इसके उच्च कोर्ट में अपील भी की जा सकती है, इसके लिए क्षमा या जो है माफ़ी की याचिका भी दायर की जा सकती है, लेकिन वो माफ़ी की याचिका न्यूयॉर्क के गवर्नर करेंगे, क्योंकि राज्य का मामला है और न्यूयॉर्क के गवर्नर डेमोक्रेट्स हैं, गवर्नर हैं, महिला हैं, और उम्मीद नहीं है कि वो इनको माफ़ी देंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाते ही वहाँ पे ये बरी हो जाएंगे, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाता है तब तक दुनिया जो है इन्हें कहती रहेगी कि पहले कन्विक्टेड हैं, और एक तरह से अब इनके राजनीतिक विरोधियों को एक मुद्दा मिल गया है जो है लेफ्ट लीनिंग पार्टी या डेमोक्रेट्स को, कि इनको कहें कि पहले राष्ट्रपति हैं जो अपराधी हैं। तो आइए ज़रा सा देख लेते हैं, छोटा सा मुद्दा है इसको भी। राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने हस मनी के मामले में जुर्म में बिना शर्त बरी करने की सजा सुनाई है। उन्हें व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करके 34 गंभीर अपराधों के लिए बिना जुर्माने, कारावास और परिवीक्षा से रिहा कर दिया गया है। देखिए, ये मामला जो है 2016 के पहले ये था कि एक किसी पोर्न स्टार को चुप कराने के लिए इन्होंने पैसा दिया था, और उस पैसे के लिए जो है कुछ इस तरह से अपने बिजनेस हेर फेर किया गया था कि वो बिजनेस वर्क लगा था, लेकिन दिया गया था चुप रहने के लिए, और ये मामला न्यूयॉर्क के कोर्ट में चला था। हालांकि इसमें इस पूरी प्रक्रिया में जो FBI का जो FBI नहीं था, जो लोकल था, जो गवाह था, जो सारी चीज़ें थी, उन सब पे आरोप लगे थे। यहाँ तक कि जो ज्यूरी बैठी थी, वहाँ पे ज्यूरी और जज दोनों होते हैं, ज्यूरी जो बैठी हुई थी, ज्यूरी के ऊपर भी मिस ट्रायल का आरोप है। जैसे कि ज्यूरी जब तक सजा नहीं सुना देती है तब तक वो बाहर की दुनिया से, जैसे एक बार वो अंदर बंद हो जाती है, फिल्मों में देखा होगा कि जब तक वो कोई निर्णय नहीं ले लेती है तब तक सिर्फ जज से मिल सकती है, उसके सिवा और कोई दुनिया के बाहर से लोगों से वो नहीं मिल सकती है। लेकिन ये भी मामला आया था कि उसमें से एक ज्यूरी मेंबर ने अपने किसी संबंधी को बताया था कि वो ट्रंप को कन्विक्ट करने वाले हैं। तो ये सारे मामले उन पे मिस ट्रायल का था, और फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ के जो है सारी चीज़ों को कहा। हालांकि ये था कि अब ये निर्णय हो चुका है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया था कि सज़ा सुनाने को लेके, क्योंकि ये जो है कन्विक्ट कर दिए गए थे। तो ऐसे में अब ये था कि क्या सज़ा सुनाई जाए, तो जज चाहते तो उनको बरी कर सकते मिस ट्रायल का करके, लेकिन चूंकि वहाँ पे पूरी न्याय प्रक्रिया ही जैसे जानते हैं कि पार्टी वाइज चलती है, तो उस पार्टी वाइज के चक्कर में जो है उन्होंने जो है इन्हें कन्विक्ट किया और कोई सज़ा नहीं दी, बिना शर्त इन्हें जो है सज़ा से माफ़ कर दिया, लेकिन मतलब बिना दंड से माफ़ कर दिया। आप समझ लीजिए, कोई जेल नहीं, कोई फाइन नहीं, सिर्फ ये कन्विक्टेड कहे जाएंगे। जैसे आप ये समझ लीजिए कि इनके चेहरे पे लिख दिया गया कि आप दोषी हो, और एक टैग जुड़ गया। अगर 20 जनवरी को मतलब 20 जनवरी को शपथ पत्र के बाद जो है, शपथ लेने के बाद जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो अमेरिकी इतिहास के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे जो कन्विक्टेड कहलाएंगे, कि वो कन्विक्टेड हैं लेकिन सजा उनको नहीं दी गई है। ठीक है। तो और क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए। क्या उन्हें मतदान करने से रोक सकते हैं? नहीं, उनका मतदान चलता रहेगा। वो फ्लोरिडा के मतदान है। फ्लोरिडा में हालांकि अपराधियों की सजा पूरी होने तक मतदान की प्रक्रिया रुकी है। हालांकि ये न्यूयॉर्क की कोर्ट की सजा है, और न्यूयॉर्क की कोर्ट की सजा ने उन्हें सजा भी नहीं, मतलब उन्हें एक तरह से कहते हैं उनका सारा अधिकार बहाल कर दिया है, और इसलिए वो उनके मतदान की प्रक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या वो पद पर बने रह सकते हैं? बिल्कुल पद पे बने रह सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। वो अपने पद पे बने भी रह सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं, और सिर्फ यही होगा कि उनके नाम के साथ जो है एक बदनुमा दाग जुड़ गया है, जब तक कि कहीं से माफ़ न कर दिए जाएं, या कहीं से उसको मतलब कोई अपील करेंगे और अपील में कोई दूसरा फैसला न सुना दिया जाए। क्या उनके लिए व्यावसायिक अवसर खत्म हो जाएगा? नहीं।
व्यवसायिक अवसर में सिर्फ लीकर और गेम जो है गैम्बलिंग आदि की चीज़ है, तो लीकर वाला भी व्यवसाय जो उनके कॉरपोरेट वाला है, होटल आदि, वो चलता रहेगा। वो व्यक्तिगत रूप से लीकर का नहीं कर सकते हैं, गैम्बलिंग का नहीं कर सकते हैं। तो बस छोड़ के बाकी कोई समस्या नहीं आएगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप को माफ़ी मिल सकती है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप खुद राष्ट्रपति हैं और वो लोगों को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ संघीय मामलों में ही माफ़ी दे सकता है। राज्य से दोषी मामलों में गवर्नर को माफ़ी देने का अधिकार है। भारत में राष्ट्रपति के पास ये अलग है। भारत का राष्ट्रपति संघीय और राज्य दोनों मामलों में माफ़ी दे सकता है। राज्यपाल जो है राज्य के कानून में ही वो माफ़ी दे सकते हैं। तो ऐसे में उनके माफ़ी के लिए उन्हें गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। और न्यूयॉर्क का मामला है, न्यूयॉर्क की गवर्नर डेमोक्रेट्स हैं और ये रिपब्लिकन हैं। और उनसे जब ये पूछा गया था, क्योंकि कन्विक्ट तो कर ही दिए गए थे, सज़ा क्या होगी इस पे था, तो उन्होंने कहा था कि माफ़ी के लिए पश्चाताप की भावना होता है, जो कि ट्रंप में नहीं दिखाई देती, क्योंकि ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो ऐसे में वो अब अपील करेंगे, वहाँ से मामला खत्म हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पहले तो न्यूयॉर्क हाई कोर्ट में अपील कर न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और अंततः सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की संरचना है उसमें रिपब्लिकन ही बहुमत है और आसानी से वहाँ से ये सज़ा समाप्त हो सकती है। हाँ, लेकिन ट्रंप अपने आप ये सज़ा नहीं माफ़ कर सकते हैं, ना ही उन पर सज़ा रहेगा। उनके साथ जब तक आगे माफ़ी नहीं हो जाती, ये तो जुड़ा ही रहेगा कि अमेरिकी इतिहास के पहले राष्ट्रपति हैं जो कन्विक्टेड है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे जुड़े जो प्रश्न रहेंगे वो वेबसाइट पे रहेंगे, उसमें से आप ले सकते हैं। यहाँ के डिस्क्रिप्शन में भी हैंडआउट में रहेंगे, सॉल्व करिएगा। बाकी कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।